Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ ऑनलाइन आमंत्रित है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi ratifies private participation in the space sector. Government to constitute Indian National Space Promotion and Authorization Centre. Government introduces a 15,000 crore rupee animal husbandry infrastructure development. Prime Minister says it will boost farmers' income and dairies will get an impetus. And snapping its 4-day rising streak, equity benchmarks plunge around 1.6%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को मंजूरी दी गई। सरकार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र का गठन करेगी। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोष में किसानों की आमदनी को बढ़ावा मिलेगा और डेयरी क्षेत्र मजबूत होगा। और 4 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए शेयर बाजार लगभग 1.6% की भारी गिरावट में रहे। सरकार ने आज अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की गई। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस का गठन करेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को नया रूप देकर इसे आपूर्ति आधारित मॉडल से मांग आधारित मॉडल में बदलेगा। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई दिल्ली में बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के सीधे पर्यवेक्षण के तहत लाया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट को जोड़ने के जरिए इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सारनाथ और गया सहित आसपास के सभी पर्यटन स्थलों के विकास में भी मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की। विकास कोष डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में ढांचागत निवेश को प्रोत्साहन देगा। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संघ, MSME, खंड 8 के तहत आने वाली कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत करीब 9 करोड़ 37 लाख कर्जदारों के लिए ब्याज में 2% छूट की भी घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में अन्य पिछड़ा वर्गों को लाभों के प्रभावी अंतरण के लिए बेहतर तरीके सुझाने के उद्देश्य से गठित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत की लुक ईस्ट यानी भारत के पूर्व की ओर के देशों को महत्व देने की नीति के तहत ONGC म्यांमा में गैस के 2 ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मिस्टर भट्टाचार्य, जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं हमारे जो मेन सेक्टर्स हैं उनके लिए। सबसे पहले अगर हम स्पेस सेक्टर के लिए जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को अलाउ करने की जो बात कही है, ये कितना सिग्निफिकेंट है और स्पेस सेक्टर को एक डिमांड ड्रिवन मॉडल के तौर पे चलाने की जो बात की, इससे क्या क्या फायदे होंगे?
देखिए, जो इस वक्त हमारे देश में जो स्पेस इनिशिएट हो रही हैं वो ज्यादातर स्टेट सेक्टर में ही होती हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम स्पेस के प्रोग्राम डेवलपमेंट देख रहे हैं, पर स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी एक खूबी ये है कि इस स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे दैनंदिन जीवन में हो सकता है, हमारी अर्थनीति में इसका बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। मैं ये देखता हूं कि ये प्राइवेट सेक्टर को ये स्पेस टेक्नोलॉजी में लाने का एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि हमारी देश की अर्थनीति में एक नया एक आयाम मिलेगा, और जिस आयाम से हम ये देख सकते हैं जो टेक्नोलॉजी इस वक्त जो पब्लिक सेक्टर में सीमित है वो सीमा को पार करके वो हमारी जो रोज मर्जी की जो दैनंदिन जीवन जापन करते हैं हम, उसमें उसका इस्तेमाल हम देख सकेंगे। इसमें मैं समझता हूं कि एक हमारे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी जो जगत जो है, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा मिल सकता है। और जो इनिशिएटिव अभी तक सिर्फ स्पेस और स्पेस प्रोग्राम में ही सीमित है, वही टेक्नोलॉजी हम ये देख सकते हैं कि भारत की विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग हमें दिख सकता है। और एक जो फैसला लिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्ट सुपरविजन में लाने का, ये जो अकाउंट होल्डर्स इन जो खाता अपना खोलते हैं इन बैंक्स में, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लगता है? ये देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमने देखा है कि पिछले कई सालों से कि उनकी जो रेगुलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में बटी हुई है। अगर जो मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी जो रेगुलेशन में उसमें काफी कमियां नजर आई हैं, और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक कड़ी नजर जो है और सुपरविजन की जो एक बहुत सारी हम सुविधा हमने नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में देखा है, वही रेगुलेशन की जो हमें जो इम्पैक्ट हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में दिख सकता है। और इस वक्त जो अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर की मैनेजमेंट चेंज या परिवर्तन, मान लीजिए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कोई गलत काम लिया, उसमें आरबीआई की जो इंटरवेंशन जो होती है वो इस वक्त बहुत सीमित रहती है। इस ऑर्डिनेंस के बाद मैं समझता हूँ कि आरबीआई के जो क्षमता है, जो पावर है, सुपरविजन की जो पावर है, उसमें इजाफा होगा, उसमें वो बढ़ेगा। एक ही सवाल उठेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हम बहुत सारी जिम्मेदारियां थोप रहे हैं। ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कैपेसिटी, उसमें भी उसका भी प्रसार करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3-4 सालों से उनकी रेगुलेशन की जो दायरा है वो काफी बढ़ गया है, और उसी के अनुसार मैं समझता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, सुपरवाइजरी जो इफेक्टिवनेस की जो इंक्रीज होने की जरूरत है, उसके ऊपर भी ध्यान देना शायद जरूरी हो जाएगा। Well, let's now move on to our second headline story. Prime Minister Narendra Modi has said that setting up of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund augurs well for the sector. He said it will boost the income of the hard-working farmers, and investment and sectoral infrastructure, especially in dairies, will get an impetus. In a series of tweets and cabinet decisions, Mr. Modi said the government is committed to a vibrant MSME sector. He said the cabinet approved an interest subvention scheme for Shishu loan accounts under the Pradhan Mantri Mudra Yojana, and the scheme would provide valuable support and stability to small businesses. On the decision of granting international status to Kushinagar Airport, the Prime Minister said it is a great news for Uttar Pradesh tourism and those inspired by the noble thoughts of Lord Buddha. He said connectivity will improve significantly. Mr. Modi said more tourists and pilgrims will also mean better opportunities for the local population. In more news, Micro, Small and Medium Enterprises MSME Minister Nitin Gadkari today launched the Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt. As per the scheme, guarantee cover worth 20,000 crore rupees will be provided to the promoters who can take debt from the banks to further invest in their stressed MSMEs as equity. The scheme seeks to extend support to the promoters of the operational MSMEs which are stressed and have become NPA as on the 30th of April of this year.
Under the scheme, promoters of the MSMEs will be given credit equal to 15% of the stake or 75 lakh rupees, whichever is lower. There will be a moratorium of 7 years on the payment of principal, whereas maximum tenure for repayment will be 10 years. The scheme will provide support to around 2 lakh MSMEs and will help in reviving the economic activity in and through this sector. AKB, I hope you're still with us online. Yes, I am still there. How important is this a credit guarantee scheme where there is a provision of debt which is roughly equal to 15% of your contribution to your MSME capital or 75 lakh rupees? Are there any other conditions that the MSMEs need to watch out for when they apply for this? Well, this is an announcement that is a fulfillment of the promise that the Prime Minister had made and the Finance Minister had outlined in the wake of the COVID-19 outbreak to provide a helping hand to the micro, mini and small and medium enterprises. So I think the credit guarantee scheme, what happens is that the government itself takes upon itself the responsibility of providing guarantee to the loans in case the MSME sector fails to honor its repayment. So it provides a major support, a financial kind of a cover, and as you said, there are about over 2 lakh such units who will benefit from it. So the important point to be noted here for the MSME sector is that while availability of loans is certainly necessary, but equally important is to provide the guarantee to such loans so that those loan repayment issues don't become a non-performing asset problem for the financial sector. So I think this is an important scheme in which the MSME sector will be assured of financial provisions. At the same time, the financial sector will not hesitate in extending loans to the worthy MSME units, provided that they deserve those loans, and it will at the same time will not run the risk of giving a loan without a guarantee. So I think this will address the concerns of the MSME sector. But the more important announcement in my view in the announcement is the announcement for the fund for the animal husbandry sector. You will recall that the animal husbandry or the livestock industry today is actually in value terms is larger than pure agricultural produce in the country. So therefore, by providing a kind of a support system, the financial support to the animal husbandry sector, I think it is not only giving a boost to a sector which has done very well, made India the world's largest milk producer, but also it is a sector that provides quality jobs. It helps reduce the over dependence of India's farming population on the field, but instead they can go over and rely on livestock and other such animals for meeting their livelihood needs. So I think the animal husbandry fund is equally important and actually as important as the one that has been announced for the MSME sector. मिस्टर भट्टाचार्य, जो आपने एनिमल हस्बेंड्री फंड की बात की, उसमें कहा जा रहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमईज, सेक्शन 8 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स सब एलिजिबल होंगे. तो आपको लगता है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर की भी अगर प्राइवेट जो निजी प्राइवेट कंपनीज हैं अगर उसमें जाएं एग्रीकल्चर में, तो इसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, एक प्रोफेशनलिज्म आएगी एग्रीकल्चर में भी. आपने देखिए, इस वक्त हमारी जो कृषि जो व्यवस्था में जो एक बहुत बड़ी कमी आ रही है, वो आ रही है कि जो हमारी जो फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड के वजह जो हमारी कृषि में जो एक ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग का स्कोप जो है उस बेनिफिट्स का हम फायदा नहीं उठा सक रहे हैं. तो अगर ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज का अगर गठन करके, इसका मतलब ये है कि ये 4-5 फार्मर्स अपने लैंड को एक साथ पूल कर लेते हैं. पूल करने के बाद एक सॉर्ट ऑफ एक रजिस्टर्ड कंपनी बना लेते हैं या सोसाइटी बना लेते हैं, और उस सोसाइटी से वो जो ये एनिमल हस्बेंड्री के साथ प्रोजेक्ट करें या लोन ले सकते हैं
या जिस तरह का नया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक नया स्कीम चालू किया गया है, जिससे कि जो कोई चीज को बो देने के पहले उसकी दाम की तय हो जाए और उसकी जो उपज जो है वो जो जिसने बुआई के पहले जिसने कमिट किया है उसी दाम में उसका बेचना हो। तो मैं मानता हूं कि ये कृषि के क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्लस एक मार्केट एश्योरेंस ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए ये आ सकता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। घरेलू शेयर बाजारों में 4 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज टूट गया और प्रमुख सूचकांक सारी शुरुआती तेजी गंवाते हुए लगभग 1.6% की गिरावट पर बंद हुए। ये गिरावट वित्तीय शेयरों में मंदी और वैश्विक बाजारों से संकेत कमजोर रहने के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.58% की मंदी से 561 अंक कम होकर 34,869 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.58% की ही मंदी से 166 अंक कम होकर 10,305 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.08% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.24% की गिरावट दर्ज हुई। Snapping its 4-day rising streak, equity benchmarks surrendered all early gains to plunge around 1.6%, tracking a sell-off in financial stocks and weak cues from global markets. The 30-share index settled 561 points, 1.58% lower at 34,869. Similarly, the NSE Nifty fell 166 points, 1.58% to 10,305. In the broader market, at the BSE, mid-cap also fell 1.08%, while small-cap declined 1.24%. IndusInd Bank was the top laggard in the Sensex pack, tanking over 7%, followed by ICICI Bank, Power Grid, Axis Bank, SBI and Bharti Airtel. On the other hand, Asian Paints, ITC, Nestle India and Reliance Industries were among the gainers. According to traders, despite opening on a positive note, sell-off in financial stocks dragged domestic equities into the negative territory. And now we're joined by market analyst Avinash Gorakshakkar. Avinash, a very warm welcome to you on Market Mantra. Yeah, good evening. Good evening, Avinash. We saw profit-taking or profit booking in the markets today. Is this because of a general trend globally as a result of a sell-off by hedge funds and FIIs, or is it because of what's happening in the domestic market, especially with the F&O expiry? No, I think today's sell-off has been a combination of all factors, and I think one of the reasons the markets have corrected is because, you know, in the last 4 to 5 days, markets had run up significantly in a very short time. And I think especially we saw a lot of banking companies like Bandhan Bank or typically NBFC players like, you know, Bajaj Finance moving up very significantly in the last 2 to 3 trading sessions. So I think it's a very good corrective move. I think, you know, traders are booking profits and this market. Yes, Avinash, we can hear you. Hello. I'm afraid we've just lost contact and touch with Avinash Gorakshakkar. Briefly, I hope to have him back online once again while we read the Asian markets with my co-anchor Sonu Sood. कोरोना वायरस मामलों में तेज वृद्धि से आर्थिक सुधार की गति में मंदी बने रहने से जुड़ी चिंताओं के बीच निवेशकों में घबराहट थी और विश्व भर के शेयर बाजारों में कमजोरी का रुख था। रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण और अमेरिका और लैटिन अमेरिका में मरने वालों की संख्या को देखते हुए बाजारों में रुख नकारात्मक रहा। अमेरिका में कोविड के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यूरोपीय संघ अमेरिका को ब्राजील और रूस की श्रेणी में डालने के लिए और अमेरिका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के मूल्य आज लगभग 8 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक 0.1% की मामूली गिरावट में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंग सेंग 0.5% गिरकर बंद हुआ। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.3% की वृद्धि दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भारी गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 2.1% के नुकसान पर था। फ्रांस का कैक 1.6% की गिरावट में था और जर्मनी के डैक्स में 1.8% की मंदी चल रही थी। And before we take our expert online, Avinash Gorakshakar, let's have a look at the U.S. market as well. Wall Street's three major indices rose yesterday amid more stimulus bolstered hopes, while a jump in technology shares powered the Nasdaq to another record high. White House economic advisor Lawrence Kudlow said tax, rebates and direct mail checks are on the table in the next coronavirus relief bill. The Dow Jones fell 0.5%. The S&P 500 slipped 0.4%, while the Nasdaq Composite climbed 0.7%. Avinash, I hope you can hear us on the program. Yeah, I can hear you. Avinash, you spoke about the banking index, which fell by 4% in today's trading. Other sectors which were affected were telecom and realty. Telecom fell by 3.1% and realty fell by 2.7%. What were the reasons? No, I think, as I mentioned earlier, telecom, realty, as well as the banks have actually witnessed a huge speculative build-up. Especially, banks and NBFCs, if you see the rise in the last 1 week, I would believe that, stocks like Bajaj Finance have gone up by almost 30%, Bandhan Bank has gone up by almost 55%. So, this kind of sell-off was quite obviously expected. And I think with now, the coronavirus case is, actually increasing day by day, there is an increased fear that, this definitely could put a spoke in the wheel as far as future growth is concerned. I think the fact of the matter is that a lot of liquidity, from the, global funds as well as the global FIs, hedge funds has entered the markets. But to sustain these levels, I think you really require some fundamental numbers to, keep on improving, and everything which is still a long, long time away. So I think till maybe July or maybe till August, this liquidity run could continue and this could be a small correction. But I think the near-term, picture looks a little cautious after such a big rise. So some sort of healthy profit booking has come in. We could see the markets bouncing back, once the F&O expiry is over. और आपको क्या लगता है कि जो अनलॉक 1 शुरू हुआ है, करीब 2 हफ्ते हो गए हैं और हम काफी इंडिकेशंस भी देख रहे हैं, जैसे कल फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल के कई ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एग्रीकल्चर ने तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। सो आपको कितनी आशा है कि कितने आपको लगता है कितने क्वार्टर्स लगेंगे वापस प्री कोविड एक्टिविटी पे लौटने के लिए? मुझे लग रहा है कि कम से कम पहला और दूसरा तिमाही जो रहेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, वहां पे हमको फंडामेंटल नंबर्स में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। जो भी इंप्रूवमेंट और जो प्री कोविड लेवल्स के जो आंकड़े हम कह रहे हैं वो पॉसिबली दिसंबर क्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सेक्टर में अभी भी ऐसे कोई बड़े ग्रीन शूट्स आए हैं जिससे कि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा है। यही बात हो रही है कि एग्री सेक्टर के लिए शायद ये अच्छा समय है, क्योंकि एग्री में अभी भी कोरोना वायरस का इतना इफेक्ट आया नहीं है। तो एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रहेंगे वहां पे डेफिनेटली आपको एक अच्छी बढ़त मिलेगी। बट फ्रैंकली एग्रीकल्चर अगर टोटल इकोनॉमी का साइज भी कहे तो 18 से 20% है और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से ही जीडीपी बन रहा है। तो डेफिनेटली जो आंकड़ों में इम्प्रूवमेंट हमको पूरी तरह से चाहिए वो शायद आपको नवंबर दिसंबर के टाइम तक मिलेगा और तभी शायद कोरोना वायरस का भी इफेक्ट काफी कम हो चुका होगा। Avinash, we saw a volume spike in gas stocks, including long build-up in the futures market as well. Why that in the market now? I think my guess is, crude prices and gas prices move quite, logically. And with crude prices now stabilizing, I think a lot of activity, especially in India, especially the government is also promoting this cleaner fuel. So you could possibly see that, most of these companies have got a decent amount of pricing power, and hopefully, after the first quarter,
there are some reports that possibly, they could hike up, prices going forward to the customers. So I think that is one plus factor for these companies, and I think most of these companies are basically annuity-based companies with very little, excessive competition. Most of these companies are zero debt, enjoy very good margins. So I think overall, in this kind of market, probably investors are looking at strong companies with virtually no debt on the books and, a very decent amount of pricing power. So I think probably some fund buying has also come in. So possibly that explains the reason for the rise in today's price. So Avinash ji, briefly retail investors के लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? मुझे लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए. मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल से कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन डेफिनेटली अपने रडार पे ऑटोमोबाइल कंपनियां, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स, फिर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां पे नजर रखें. मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट्स में 10,500 का जो लेवल से मार्केट गिरा है, शायद आपको आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा और नरमी की पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी. और मेरे ख्याल से 10,200-100 के लेवल पे डेफिनेटली ये बाइंग थोड़ा सा एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशक जरूर कर सकते हैं. तो धीरे धीरे बाय करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि मार्केट्स काफी वोलेटाइल आगे भी रहेंगी. बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरक्षकर, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे चर्चा कर रहे थे. और अब नजर डालते हैं रुपए पर. डॉलर में मजबूती के बीच घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के अनुरूप रुपए में आज शुरुआती तेजी के बाद मंदी आ गई और 6 पैसे की गिरावट के साथ रुपया 75 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और भारत और चीन की सीमा पर तनाव जैसे कारकों का प्रतिकूल प्रभाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा. मिस्टर भट्टाचार्य, जो हम रुपए में आज हालांकि हमने वॉलेटिलिटी देखी है इंट्राडे, लेकिन जो एक स्टेबल 75-76 के आसपास स्तर देख रहे हैं, क्या ये कुछ इनहेरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के सूचक है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये एक एनकरेजिंग इस तरह से है कि ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि रुपए जो पिछले 6 महीने अगर देखें आप, तो करीबन 4-5% गिर के ये 75 में आकर स्टेबल रहा है बहुत हफ्तों तक. ये अभी तक 75 में रुका हुआ है. हालांकि तेलों के दाम थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं. टेंशन जो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन है और उसके ऊपर इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है वो हालांकि कम हुई है, पर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो ग्रोथ है वो अभी दिख रही नहीं है. तो उससे फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट के ऊपर थोड़ी बहुत दबाव आ सकती है. इसको चारों ओर देखते हुए मैं समझता हूं कि 75 में एक स्टेबल होकर रहना एक अच्छी खबर है. पर हमें ये देखना है कि किस तरह से तेलों के दाम की डायरेक्शन जाती है और किस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी वापस आती है कि डिमांड बढ़े. जी, तेलों की हमारे तेल के दाम पे स्टोरी है हमारी अगली. Oil prices today fell, reversing the previous session's surge as record high inventories and worries about a second wave of the coronavirus pandemic outweighed support from a gradual reopening of global economies. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $41.80 per barrel, while WTI crude prices were at $39.50 per barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 423 रुपए महंगा होकर 49,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा. वैश्विक कीमतों में वृद्धि और रुपए पे मजबूती थमने के बाद सोने में ये तेजी आई. चांदी भी 174 रुपए महंगी होकर 49,840 रुपए प्रति किलो हो गई. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,770 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी $17.87 प्रति आउंस पर स्थिर थी. विश्व भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच सोने के मूल्यों में तेजी का रुख बना रहा. और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी. नमस्कार, धन्यवाद. जी. And before we close, a reminder of the headlines. Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi ratifies private participation in the space sector. Government to constitute Indian National Space Promotion and Authorization Center. Government introduces a 15,000 crore rupees animal husbandry infrastructure development. Prime Minister says it will boost farmers' income and dairies will get an impetus. And snapping its 4-day rising streak, equity benchmarks plunge around 1.6%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.